Hello everyone, a warm welcome to all of you on my YouTube channel EduSet। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ MBA के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके लिए अगर आप देना चाहते हैं CUSET 2021 का एग्जाम। इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि MBA के क्वेश्चन पेपर खुले हुए हैं। यहाँ पे टोटल पैटर्न के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें इंग्लिश है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं और कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। Total 100 questions, time limited 2 hours. You have to be quick and must be accurate because negative marking will be there. Let's start with the first question. First question is, before that we need to read the direction. Identify the correct meaning of the underlined idioms in the given sentences. यहाँ पे कुछ phrases दिए हुए हैं, इनको जो underlined है उनका आपको correct मतलब determine करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सोल्ड हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग। गाना यानी कि इट्स काइंड ऑफ सस्ता, चीप, ऐसे उसने अपने घर को बेच दिया। तो ऑप्शंस की तरफ देखा जाए तो एट अ रीजनेबल प्राइस, सेकंड एट अ डिस्काउंट, थर्ड एट अ प्रीमियम, ऑप्शन डी वेरी चीपली। फॉर अ सॉन्ग यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा वेरी चीपली। बाकी तीनों नहीं हो सकते क्योंकि रीजनेबल दाम कांट बी फॉर अ सॉन्ग, डिस्काउंट में भी नहीं बोल रहा है, प्रीमियम यानी कि और भी ज्यादा हाई प्राइस पे नहीं बोल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड। यानी कि वो कुछ अच्छा करने से पहले कुछ प्रोफेशनल या फिर कुछ डिफिकल्टी से गुजरा। तो ऑप्शन ए है केम अक्रॉस बैड सॉइल। That's not the correct answer. Had many professional difficulties. Might be the answer. Option C. Went through many illness. Bad patches का मतलब difficulties होता है, illness नहीं होता है। Option D. Had a bad time. Bad time भी not the appropriate answer. So यहाँ पे correct answer होगा option number B. Next question है Why must you look a gift horse in the mouth? यानी कि इसका ऑप्शन वेलकम अ गिफ्ट, ऑप्शन बी फास्टिडियस, ऑप्शन सी एग्जामिन अ गिफ्ट केयरफुली, ऑप्शन डी फाइंड फॉल्ट विद अ गिफ्ट। तो इस इडियम का कहने का मतलब है तुम अपने गिफ्ट को इस तरीके से क्यों देख रहे हो, जैसे कि उसमें कुछ बुराई है, कुछ गलती है, उस टाइप से इस इडियम का मतलब है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यानी कि फाइंड फॉल्ट विद अ गिफ्ट। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ देख के आपको आंसर्स पता करने हैं। सो क्विकली रीड द पैराग्राफ। सो नाउ लेट्स रीड द पैराग्राफ। आई फेल्ट द वॉल ऑफ द टनल शिवर। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो जो टनल था उसका वॉल उनको ऐसा लग रहा था कि वो शिवर कर रहा है। द मास्टर अलार्म स्क्वील्ड थ्रू माई ईयरफोन्स। स्क्वील्ड यानी बाहर आ गया, जो अलार्म था उसका वॉइस, उसकी आवाज़ ईयरफोन से बाहर आ गई। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली जैक येल्ड डाउन टू मी दैट देयर वॉज अ वार्निंग लाइट ऑन। यहाँ पे जैक जो है वो ऑथर ने ऐसा प्रस्तुत किया है कि जैक उन पे येल कर रहा है, चिल्ला रहा है कि देखो आओ देखो, लाइट आ रहा है बाहर। Fleeting but spectacular sights snapped into and out of the view. The snow, the shower of debris, the moon looming close and big, the dazzling sunshine for once, unfiltered by layers of air. यहाँ पे fleeting का मतलब है about to happen। यहाँ पे ये जो सारा जो व्यू दिख रहा है, जैसे स्नो का जो डेब्रिस का शावर हो रहा है, मून ब्लूम कर रहा है, डार्जलिंग सनशाइन, ये सारा जो है अबाउट टू हैपन और बहुत ही स्पेक्टेक्युलर साइट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड है।
The last 12 hours before re-entry were particular bone chilling. यानी कि ये जो बोल रहा है ऑथर कि आखिरी के जो 12 आवर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बोन चिलिंग यानी कि बहुत ही ठंड भरा था. During this period, I had to go up in the command module. क्वेश्चन आएगा नीचे कमांड मॉड्यूल में तब बताऊंगी. Even after the Fury re-entry splashing down in 81-degree water in South Pacific, we could still see our frosty breathe inside the command module. So this is the paragraph. Let's check out the questions. Question number 4. The word command module used twice in the given passage indicates perhaps that it deals with option A, an alarming journey, option B, a commanding situation, option C, a journey into outer space, option D, a frightful battle. So everything, whatever is told in the paragraph is all about the journey into outer space. बाहर के स्पेस में हमें ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है अ जर्नी इनटू आउटर स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following reasons would one consider as more as possible for the warning lights to be one? Option A, there was a shower of debris. Option C, Jack was yelling. Option C, a catastrophe was imminent. Option D, the moon was looming close and big. क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रीजन आप कंसिडर करोगे सबसे ज्यादा पॉसिबल रीजन जो हमें बता सके कि वार्निंग, काइंड ऑफ वार्निंग की ऐसा कुछ होने वाला है. तो इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट जो रीजन है वो है अ कैटास्ट्रॉफी वाज इमिनेंट. इमिनेंट मतलब समथिंग व्हिच इज अबाउट टू हैपन. ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कैटास्ट्रॉफी वाज इमिनेंट, बिकॉज ये सारे जो सिचुएशन है सब एक कैटास्ट्रॉफी के अंदर, यानी कि some kind of disaster which is about to happen. This is what we call catastrophe. Next question is the statement that the dazzling sunshine was for once unfiltered by layers of air means. ये जो phrase यहाँ पे यूज हुआ है in third last line, for once unfiltered by layers of air, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए है that the sun was very hot, option B that there was no strong wind, option C that the air was unpolluted, option D none of the above. तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट, ना सन बहुत ही ज्यादा हॉट था, ना कोई विंड ब्लो हो रहा था, ना एयर अनपोल्यूटेड था, इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि दैट वाज जो भी यहाँ पे मेंशन हो रहा था इट वाज अबाउट द सिचुएशन, स्पेक्टेक्युलर साइट की बात हो रही थी. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चन 7 to 11 based on the instructions given below. So which of the phrases given below each sentence should replace the phrase printed in bold type to make the grammar correct sentence? Question number 7. The small child does whatever his father was done. तो यहाँ पे was done को रिप्लेस करके हमें ऑप्शंस में से एक करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है. ऑप्शन ए है हैज डन, ऑप्शन बी डिड, ऑप्शन सी डज, ऑप्शन डी हैड डन. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डज. द स्मॉल चाइल्ड डज व्हाटएवर हिज फादर डज. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 है यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू. ऑप्शन ए है you don't need to come unless you want. Option B है you come only when you want to. Option C है you come unless you don't want to. Option D है you need not come until you don't want to. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीटली जस्टिफाई कर सके, उसको मीनिंगफुलनेस दे सके, वो है ऑप्शन नंबर ए, यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू.
क्योंकि क्वेश्चन भी यही कहता है कि यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, आई नीड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, माई बिहेवियर इज स्पीकिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे इज स्पीकिंग इटसेल्फ को रिप्लेस करके ऑप्शंस में से चेकआउट करते हैं कौन सा अप्रोप्रिएट है। Option number A, will speak to itself. Option number B, speaks for itself. Option number C, has been speaking. Option number D, speaks about itself. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा speaks for itself. Option number B, क्योंकि क्वेश्चन में है is speaking itself. My behavior speaks for itself is the correct answer. Question number 10, he is too important for tolerating any delay. Option A, to tolerate. Option B, to tolerating. Option C, at tolerating. Option B, with tolerating. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है to tolerate. He is too important to tolerate any delay. बाकी सब obviously not appropriate. Next question है question number 11. What does agonize me most in not this criticism but the trivial reason behind it? ऑप्शन ए है मोस्ट एगोनाइजिंग मी, ऑप्शन बी है एगोनाइजेज मी मोस्ट, ऑप्शन सी है एगोनाइजिंग मी मोस्ट एंड ऑप्शन डी है आई एम मोस्ट एगोनाइज्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एगोनाइजेज मी द मोस्ट इज द करेक्ट आंसर। Again, there is a direction-based question. So let's start with the passage. Nationalism, of course, is a curious phenomena which at a certain stage in a country's history gives life, growth and unity, but at the same time it has a tendency to limit one because one thinks of one's country as something different from the rest of the world. One's perspective changes and one is continuously thinking of one's own struggles and virtues and failing to the exclusion of other thoughts. The result is that the same nationalism, which is the symbol of growth for a people, becomes a symbol of secession or of that growth in the mind. Nationalism, when it becomes successful, sometimes goes on spreading in an aggressive way and becomes a danger internationally. Whatever line of thought you follow, you arrive at the conclusion that some kind of balance must be found. Otherwise, something that was good can turn into evil. Culture, which is essentially good, become not only static but aggressive and something that breeds conflict and hatred when looking at from a wrong point of view. How are you find a balance? I don't know. Apart from the political and economic problems of the age, perhaps that is the greatest problem today because behind it there is tremendous search for something which is cannot be found. We turn to economic theories because they have an undoubted importance. It is folly to talk of culture or even of God. When human beings starve, die, before one can talk about anything else, one must provide the normal essentials to life of human beings. That is where economies come in. Human beings today are not in mood to tolerate the sufferings and starvation and inequality when they see that the burden is not equally shared. Others profit while they only bear the burden. So यहाँ पे this all paragraph evolves around the nationalism, its phenomena, how countries struggling, how things are falling, how there is no balance, how culture is good but sometimes aggressive at the same time, political and economic problems. Each and this all theory revolves around those all conditions. So let's deal with the questions. The greatest problem in the middle of the passage refers to question. Option A, how to mitigate hardship to human beings, how to contain the dangers of aggressive nationalism. Option C, how to share the economic burden equally. Option D, how to curb international hatred. सो यहाँ पे सिंपली मिडल ऑफ द पैसेज में कहा है आपको ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, सिंपली मिडल ऑफ द पैसेज में देखिए
जो क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम के बारे में, यू कैन सिंपली ऑब्जर्व। तो मिडिल पैराग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि nationalism when it becomes successful sometimes goes on spreading in an aggressive way and becomes a danger internationally. Danger is the greatest problem. So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाउ टू कंटेन द डेंजर्स ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the passage, nationalism is a dash phenomena. फर्स्ट लाइन में है nationalism of course is a curious phenomena. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी curious is the correct answer. नेक्स्ट इज nationalism is a symbol of, ये तो ऑप्शन से ही हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. It's a symbol of growth. Nationalism is always about equality and growth. So the correct answer is option number C. Question number 15. Others in the last sentence refers to. Last sentence में others profit while they only bear the burden. यहाँ पे they किसको रेफर किया गया? Here they refers to the other people which are present. Others profit while they only burden. The people in the country, people in the nation are burdened, they bear. Next question is aggressive nationalism. इसका मतलब, तो aggressive nationalism क्या कर देता है? ऑप्शन ए isolates a country, ऑप्शन बी leads to stunted growth, ऑप्शन सी endangers national unity, ऑप्शन बी breed threat to the international relations. So यहाँ पे एग्रेसिव नेशनलिज्म हमारा सबसे जो बड़ा काम करता है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस को तोड़ देना. इट्स अ थ्रेट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट विल रीड द डायरेक्शंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 to 21. यहाँ पे 6 sentences दिए हुए, you have to rearrange and make a particular 4-liner sentence which must be meaningful. So let's start with question number 17. इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं फटाफट से आंसर डिस्कस कर दूंगी. स्टार्ट. Here what you have to do is, there is the formation of jumble words. You have to make an appropriate 4-liner sentence. S1 first sentence is given, S6 last sentence is given. You just need to formulate between PQ or NS. So I'm giving you 1 minute time. Not 1 minute, 30 seconds. 30 seconds are more than enough. Just do it quickly and then I'll tell you the answer. So S1. In the middle of one side of the square sits the chairman of the committee, the most important person in the room. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको चेक करना होगा कि उसके बाद कुछ बैठने वाली चीज़ है क्या. तो यहाँ पे आप देखोगे, ऑन हिम रेस्ट मच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कमिटी. तो ये क्यू लाइन जो है उसके बाद अप्रोप्रिएट है क्योंकि वो उसी चेयरमैन के बारे में बता रहा है. पहले कुछ एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद उससे रिलेटेड सेंटेंस, उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर रूम के बारे में या अगर कुछ मीटिंग हो रही है तो उसके हिसाब से यू हैव टू जस्ट चेक आउट कि हाउ टू मैनेज योर सेंटेंसेस. तो S1 के बाद सबसे पहले Q आ जाएगा क्योंकि बाकी कोई अप्रोप्रिएट नहीं है. फॉर अ कमिटी इज नॉट जस्ट RS कुछ भी नहीं हो सकता. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले Q किस में आ रहा है? Q देखो सबसे पहले D में आ रहा है. तो यहाँ पे सिंपली D को टिक कर देना, आगे जाना ही नहीं है, जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. कैलकाटा अनलाइक अदर सिटीज केप्ट इट्स ट्रैम. तो उसके बाद कैलकाटा के बारे में कहा गया है, तो उसके बाद उससे देखो सबसे अप्रोप्रिएट क्या बैठ रहा है. उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो कैलकाटा के बारे में बताया, उसके बाद दे रन डाउन द सेंटर ऑफ द रोड. ये आई थिंक बाकी तीनों के कंपैरिजन में सबसे अप्रोप्रिएट है. अब देखो यहाँ पे R सबसे पहले किस में है. अगेन यू कैन सी
सिर्फ एक ही में आर है. You don't need to go much fast. Option number D is the correct answer. Next question है find the proper sequence. इसमें भी सेम सीक्वेंस फाइंड करना है. S1 all the land was covered by the ocean. उसके बाद फटाफट से चारों सेंटेंस रीड करो, देखो उसके बाद कौन सा अप्रोप्रिएट बन सकता है. तो all the land was covered by the ocean. उसके बाद the leading god fought the monster. डायरेक्टली नहीं हो सकता है. terrible monster prevented the god. all the land was covered by the ocean. उसके बाद कौन सा सेंटेंस आ सकता है. the leading god fought the monster. पहले मॉन्स्टर आ जाए तब मॉन्स्टर से गॉड झगड़ा करेंगे ना. A terrible monster prevented the gods from separating the land from the water. ये शायद हो सकता है. The god made the sky. Sky तब बनेगी upper part, lower part, first people. तो यहाँ पे मेरे को लगता है सबसे पहले यहाँ पे क्यों आना चाहिए. सबसे पहले लैंड ओशन से कवर हुआ, उसके बाद एक मॉन्स्टर आया जो कि कोशिश किया धरती पानी को अलग करने की. उसके बाद गॉड उनसे फाइट किए. उसके बाद इंसान को उसके बाद स्काई क्रिएट किए, फिर अर्थ क्रिएट किए. तो यहाँ पे क्यू किसके स्टार्टिंग में है. क्यू सी और डी के स्टार्टिंग में, तो इन दोनों को लेके चलते. उसके बाद दोनों पी है तो पी उसके बाद ही रहेगा, यानी कि द लीडिंग गॉड फॉर द मॉन्स्टर वाला सेंटेंस. उसके बाद फिर पहले एस आएगा या आर आएगा. पहले धरती बनी या पहले आकाश बना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है. तो आप लोग के हिसाब से आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं पहले धरती बनी या आकाश बना. फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से लगता है कि पहले धरती बनी, सॉरी पहले आकाश बना तब धरती बनी, तब फिर धरती पे मनुष्य आए. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस. यहाँ पे भी सेम है. A gentleman who lived alone always had 2 plates placed on the table at dinner time. तो उसके बाद आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होना चाहिए. One day, just as he sat down to dine, the cat rushed into the room. One plate was for himself and the other was for his cat. She dropped a mouse into her own plate, and another into her master plate. He used to give the cat a piece of meat from his own plate. तो इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आप लोगों को कौन सा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी और 20th नंबर का डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. उसके साथ साथ में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का.